हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। और उत्तराखंड में कैबिनेट के इस्तीफे के बाद में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों के अलावा 1 दर्जन विधायक भी दिल्ली दौरे में शामिल हैं। और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते मंगलवार को दिल्ली दौरे पर गए हैं। साथ ही सीएम धामी दिल्ली में ही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र और अपने शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तराकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों को फ्लैग ऑफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह से नवाचारों से बच्चों का पठन पाठन भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय प्रयास किया गया है। साथ ही उत्तराकाशी के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं की परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए उत्तराकाशी के जिलाधिकारी जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मदद और अनटाइड फंड से 15 बस क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रति बस के लिए 20 लाख की दर से कुल 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में मंगलवार को शहद निष्कासन कार्य किया गया। पहले चरण में 57 किलोग्राम शहद निकाला गया और इस बार लगभग 200 किलोग्राम तक शहद के निकालने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बी कीपिंग कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहद महोत्सव आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसमें मधुमक्खी की तरफ से तैयार किए जाने वाले समस्त प्रोडक्ट महोत्सव में रखने और हर साल शहद महोत्सव की एक तिथि भी निर्धारित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक है। वनों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है। जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है, जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही, ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम का प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग अब बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किससे कमी आए इसको देख के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप क्या आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की। उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में धामी कैबिनेट के 5 पद अब रिक्त हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसा ही निर्देश प्राप्त होगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद अधिक चल रहे हैं
और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और आवश्यक संसाधनों को जुटाने की जुगत में जुट गए हैं। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। बड़े खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जिन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद भी प्रदेश में सियासत हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने कहा कि हमने तो अपने मंत्री पर कार्रवाई कर दी है, अब कांग्रेस की बारी है। जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद दिया है, न कि पार्टी और मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यह मामला सदन के अंदर ही उनके माफी मांगने से खत्म हो सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपने वित्त मंत्री पर कोई सवाल ही नहीं खड़े किए, न ही उनसे माफी मांगने के लिए कहा। कांग्रेस ने कहा कि ऋतु खंडूरी और साथ ही प्रदेश के आंदोलनरत नागरिकों को सड़क छाप कहने वाले महेंद्र भट्ट को भी इस्तीफा देना चाहिए। कुछ मुद्दे देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की बात कर रही है कि उन्होंने कार्यवाही कर दी, तो मुझे कहीं से भी ये सूचना अभी तक नहीं मिली कि पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांगा था या नहीं, और उन्होंने खुद अपना इस्तीफा जो है देने का कार्य किया। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है। रही बात धामी जी की, हरीश धामी जी की, जो उनका वो वीडियो था, उस वीडियो के बाद उन्होंने खुद जो है एक वीडियो जारी करके ये बोला था कि ये वीडियो मॉप किया हुआ है और इस वीडियो में वो अपने साथी के साथ कुछ पर्सनल बात कर रहे थे जिसको किसी ने अलग तरीके से पेश करने का कार्य किया है। कुछ मुद्दे बीते नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के सुझाव लिए हैं। जो सुझाव बेहतर मिले हैं उन पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। साथ ही बीते नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से सैकड़ों लोगों के नाम गायब होने के भी आरोप लगे हैं। जिन मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे उन्होंने मतदान के दिन कई मतदान केंद्रों पर हंगामा किया था। प्रशासन ने भी अब इस मामले का संज्ञान लिया है और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस संबंध में बैठक की है। आज एक एसडीएम महोदय ने बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थे, सीपीआई और हमारे सपा बसपा अन्य दल भी थे। और ये सुझाव मांगे गए कि आगे वोटर लिस्टों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो नए नाम चढ़ने हैं, जो मृतक हैं उनके नाम हटने हैं। तो हमारा एक इसमें सुझाव था कि आज सबसे पहले क्या है कि जो हमारे बीएलओ जो सरकारी बीएलओ है जो काम कर रहे हैं, ये वाकई जो है सुस्त प्रक्रिया से काम कर रहे हैं। 20-20 साल पुराने जो लोग मर गए उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ के लोगों के लिए की गई विवादित टिप्पणी के बाद में उनके इस्तीफे देने को कांग्रेस ने जन आक्रोश का नतीजा बताया है। वहीं उनके बयान और इस्तीफे के बाद में अब सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी ने कहा कि इससे पहले भी अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर मंत्री प्रेमचंद गलत बयानबाजी कर चुके हैं। वहीं एक व्यक्ति को चौराहे पर पीटने के मामले में भी हुए सुर्खियों में रह रहे थे और कहा कि ऐसे में पहाड़ के लोगों के लिए गलत बयानबाजी करने पर बीजेपी को जन आक्रोश को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है। साथ ही ये भी कहा कि अमर्यादित बयान पर विरोध करने के बजाय कुछ लोग उनके इस्तीफे को पहाड़ और मैदान की लड़ाई का रंग दे रहे हैं।
जो कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। अब ये ऐसा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो है भाई इससे पहले भी कई बार वो जो है अमर्यादित व्यवहार कर चुके हैं। जब अंकिता भंडारी प्रकरण सामने आया था तो उस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो है वीआईपी व्यक्ति नहीं होता है, वीआईपी कमरा होता है। तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कई बार और भी कई चीजें, जैसे सुरेंद्र नेगी को उन्होंने चौराहे पे पीटने का काम किया। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि पहाड़ के लोगों पर बयान दिया था और इस दौरान कांग्रेस ने जन आक्रोश का नतीजा बताया है। दरअसल आपको बताते चलें कि पहाड़ के लोगों पर विवादित बयान के बाद में अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और अभी भी लगातार कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। दरअसल प्रेमचंद के इस्तीफा के बाद में कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वक्तव्य पर माफी मांगने के अलावा इस्तीफा देकर शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत कर जन भावनाओं का सम्मान किया है। लेकिन सवाल कांग्रेस के सामने नैतिकता का ही है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज किया, उन्होंने न तो खेद व्यक्त किया है और न ही इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के विधायक कब माफी मांगेंगे? मनवीर चौहान द्वारा दिए गए बयान के बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी है। उन्होंने मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अभद्रता की हो। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपना इस्तीफा दिया है जिसमें कोई गलती नहीं है और अगर लोगों के आक्रोश को देखते हुए इस्तीफे देंगे तो हमारी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ती है। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि जनता और विरोध करने वाले लोग गलत थे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए सड़क छाप वाले बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले ये बताए कि महेंद्र भट्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के तंज कसे जा रहे हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व एमएलए कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार कोर्ट ने प्रणब सिंह चैंपियन को जमानत दी है और प्रणब सिंह चैंपियन के वकील गोपाल चतुर्वेदी ने भी उनकी जमानत मिलने की जानकारी दी। वकील गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि 18 मार्च को प्रणब सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर शाम को फैसला आया। कोर्ट ने प्रणब सिंह चैंपियन को जमानत दे दी है। फिलहाल प्रणब सिंह चैंपियन हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि पूर्व एमएलए को कोर्ट से राहत प्रदान की गई है। प्रणब सिंह चैंपियन को इस दौरान अब जमानत भी मिल गई है। पूर्व एमएलए को कोर्ट से राहत अब दी गई है। आपको बता दें कि प्रणब सिंह चैंपियन उनको अब कोर्ट ने राहत दी है और इस दौरान अब वो बाहर आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व विधायक चैंपियन को जमानत भी मिल गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी मौजूद रहे हैं। बीती 27 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीजेएम कोर्ट में उन्हें अब जेल भेजा था और इस दौरान अब जमानत याचिका मंजूर हो गई है और बुधवार को उनकी जेल से रिहाई को देखते हुए पुलिस ने रुड़की में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद में पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेयर सौरभ थापरियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत जिले के 100 वार्डों के पार्षदगण भी मौजूद रहे हैं और बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई
जो नगर निगम के इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है, जिसके चलते ज्यादातर विषय शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने को लेकर। मेयर सौरभ थापियाल के अनुसार बैठक के उपरांत सभी पार्षदगणों की समस्याओं का निराकरण करना नियम की प्राथमिकता रहेगी। देखिए, पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद गणों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है, तो इस तरह जो अपनी समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो इसका आप सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तमाम पहलुओं पर यहां पर चर्चा की गई है और मेयर सौरभ थापियाल भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तमाम पहलुओं पर यहां पर चर्चा हुई है। दरअसल तमाम तरह के मुद्दे नगर निगम बोर्ड की बैठक में उठाए गए और इस दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछ पर नहीं बन पाई। इस दौरान मेयर सौरभ भी मौके पर मौजूद रहे हैं और साथ ही यहां पर तमाम तरह की सफाई के मुद्दे हों या फिर नगर निगम के कोई भी मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मेयर भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर निगम बैठक हुई देहरादून में और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा बनी। नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेयर सौरभ थापियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद मौके पर मौजूद रहे। बोर्ड पार्षद में पार्षदों द्वारा 31 प्रस्ताव दिए गए हैं, उन्हीं पर चर्चा हुई। नए मेयर ने पहली बोर्ड बैठक ली है। बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षद पर फोकस सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, लाइट लगाने, वार्डों की सफाई के अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने, नालों की सफाई, बरसात से पहले कराए जाने, वार्डों में कूड़ा डालने जैसी निगरानी और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले भी उठाए गए। पिछले साल हुई भीषण गर्मी में लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान थे और इस साल भी बिजली विभाग की यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए गए हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीपी नगर, गोलापार, काठगोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछले बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो अन्य सुधार हैं वे इसी महीने के आखिर तक पूरे कर लिए जाएंगे और गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अंकुश लगा सके ना आप यार, मतलब आपने सीजन था उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहां जहां हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठगोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई है, टेंडर फाइनल होने वाला है। 15 मार्च से शुरू हुए मां पूर्णागिरि धाम मेले में पार्किंग शुल्क और टैक्सी संचालन के साथ
अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जिला पंचायत कार्यालय में पुलिस अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों, वाहन पार्किंग ठेकेदार और टनकपुर टैक्सी यूनियन और बूम टैक्सी समिति अन्य लोगों के साथ में नैनीताल एसडीएम और मेला मजिस्ट्रेट पूडागिरी की अध्यक्षता में बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याओं को बारी बारी से सुना है और इसके बाद बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में सभी को मां पूर्णागिरी धाम मेले की शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने, धार्मिक मेले की गरिमा को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें लिखा गया कि बूम पार्किंग का 50 रुपया है, खुलीगाड़ पार्किंग का 100 रुपया है तथा भैरव मंदिर पार्किंग 200 रुपया है। जो गाड़ियां भैरव मंदिर पार्किंग में सीधे जाएंगी उनसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो ठोलीगाड़ में रुक के जाएगा या ठोलीगाड़ में रुकता है उसके बाद हो जाता है तो उसके फिर ठोलीगाड़ पार्किंग का शुल्क लिया जाएगा तथा भैरव मंदिर पार्किंग का यूज करेगा तो उसको भैरव मंदिर पार्किंग का शुल्क भी लिया जाएगा। इस बात को लेकर सभी लोगों के बीच में जो प्रतिरोध था, जो कंफ्यूजन था, उसको भी दूर किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पुरानी परंपराओं के आधार पर जो पुरानी टैक्सी गाड़ी चलती थी उनको पिछली बार भी शुल्क नहीं लिया जाता था। इस बार भी सभी से सहमत बन गई इस बात पर कि उनसे भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो टैक्सी वाहन जो चालक है, जो उनकी टैक्सी लोकल स्तर पर चलती थी हमेशा के लिए, उनका भी एक सिस्टम बनाकर यहाँ पर उसको शिथिल किया जाएगा। हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 मार्च तक सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची का अवलोकन किया जाना है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची रखी जा रही है। ऐसे में मतदाता अपनी सूची का अवलोकन करते हुए यदि कोई त्रुटि या फिर नाम छूट गया हो तो उसे नाम को मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि ग्राम सभा की खुली बैठकों पर भी मतदाता सूची पढ़ाई जा रही है, जिससे यदि किसी व्यक्ति के नाम में कोई त्रुटि हो या फिर कोई नाम छूट गया हो, उन सभी को मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। पंचायत इलेक्शन के दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण हमारा शुरू हो गया, जिसमें निर्वाचन नामावलियां हमारे प्रगणकों द्वारा बनाई गई है। वर्तमान में 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमारी निर्वाचन नामावलियों का प्रदर्शन ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। तो समस्त जनता से अपील है कि इनका अवलोकन कर ले और कहीं पे उनको कोई त्रुटि लग रही है, उनका नाम नहीं जुड़ा है या नाम में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे प्रगणक गाँव-गाँव में जा रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत की खुली बैठक हो रही है, जिसमें दिन निर्धारित है, उसके आधार पर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं और इस दौरान तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दरअसल देहरादून में चुनाव होने हैं और इसके लेकर लोगों से भी विशेष अपील की जा रही है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और इस दौरान लोगों से तमाम तरह की अपील भी की जा रही है। वन पंचायतों की अधिवेशन की भी तैयारी है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड को 125 ग्राम पंचायत अधिकारी भी मिले हैं और वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जहां पर अधिकारी अशोक पांडे ने भी पीसी की और उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों पर अल्पसंख्यक अधिकारी समेत भारी मात्रा में स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की भी जांच की है। अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है और सुबह से ही स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर छापेमारी अभियान चलाया है और साथ ही कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनको प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बताते चलें कि मदरसे जो हैं वो लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है और वहीं स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की जांच भी की है
और तमाम तरह के जो अवैध मदरसे चल रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। और वहीं दूसरी तरफ जो मदरसे के पास सर्टिफिकेट नहीं था उन्हें निरस्त कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की जांच शुरू करी है और साथ ही प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील किया है। के स्थानीय प्रशासन ने मदरसों को सील किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला